हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम डिस्कस करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए उनको थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आज की वीडियो में मैं चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाला हूं। इसमें मैं डिस्कस करूंगा जो आपका चैप्टर 2 है, उसमें आपको पढ़ना है अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। अमीटर वह उपयंत्र है जो आपकी करंट को मापता है किसी भी सर्किट में, जबकि वोल्टमीटर का काम होता है वोल्टेज को मापना आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो दोस्तों, उसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, आपका मूविंग आयरन टाइप क्या होता है और अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्शन टाइप क्या होता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में इन तक बने रहेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि आपका अमीटर और वोल्टमीटर का क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है। दोस्त, आपको बताएं आपके सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से ये 5 नंबर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 टॉपिक है, एक है अट्रैक्शन टाइप, एक है रिपल्सन टाइप। या फिर आपसे अट्रैक्शन टाइप पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, या फिर रिपल्सन टाइप का, तो कह सकते हैं मैं दोनों टॉपिक को कवर करूंगा। तो यहाँ से अगर यदि इससे आप देख लेते हैं तो आता है, तो पेपर में 10 नंबर तक आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं अगर यदि दोनों आ जाता है तो आपके एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्त, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन अमीटर और वोल्टमीटर का किया जाता है। तो दोस्त, यहाँ पे देखें कि बेसिकली जो आपका अमीटर और वोल्टमीटर का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, वो 2 टाइप से होता है। एक है मूविंग आयरन टाइप, दोस्त यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक है आपका मूविंग आयरन टाइप और एक है दोस्तों आपका मूविंग कॉइल टाइप। दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइप का होता है। एक होता है मूविंग आयरन टाइप, जिसमें आपके मूविंग आयरन का मतलब चलित लौह का यूज किया जाता है, और एक होता है मूविंग कॉइल, जिसमें चलित कॉइल का यूज किया जाता है। दोस्त, यहाँ पे बात करेंगे तो आपका जो मूविंग आयरन टाइप होता है वो भी 2 टाइप का, फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है अट्रैक्शन मूविंग आयरन टाइप और एक होता है रिपल्सन मूविंग आयरन टाइप, दोनों होते हैं। और दोस्त, यहाँ पे मूविंग कॉइल टाइप की बात करेंगे तो एक होता है पीएमएमसी टाइप और एक होता है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप। पीएमएमसी कहने का मतलब है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप होता है, और इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप भी होता है। तो दोस्तों, कुल 4 प्रकार के आपको पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा केवल और केवल मूविंग आयरन टाइप में जो दोनों टाइप्स हैं, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप, वोल्टमीटर और अमीटर किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से उसका डायग्राम होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को भी देखेंगे और उसके इक्वेशंस को भी देखेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन को भी समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अट्रैक्शन टाइप आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। दोस्त, यहाँ पे बात करेंगे जो आपका मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली 2 टाइप का है, दोनों को मैंने डिस्कस कर दिया है। एक है आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और एक है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। तो दोस्त, यहाँ पे हम दोनों को अब डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ, तो आप लोग रेडी हो जाइए। दोस्त देखिए दोस्त, जो आपका अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेसिकली अट्रैक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब इसमें क्या होता है कि कोई लोहे का कड़ यहाँ पे, लोहे का पिंडल यहाँ पे लगा दिया जाता है और इससे पॉइंटर कनेक्ट रहता है, तो जो भी यहाँ पे कॉइल यहाँ पे होती है, जब कॉइल एनर्जाइज होती है तभी अट्रैक्ट करता है लोहे की कॉइल को, जिससे यहाँ पे पॉइंटर पे डिफ्लेक्शन और कंट्रोलिंग का काम होता है। इसको सभी को डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। इसमें एक स्थिर कॉइल होती है और एक यहाँ पे अंडे के आकार के लोहे का टुकड़ा फिक्स किया जाता है। सारी चीज़ों को देखेंगे, पहले इसके डायग्राम को हम देख के बताते हैं, आपको बता देते हैं किस प्रकार से आपका ये रहता है। दोस्त, यहाँ पे इसके डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डायग्राम रहता है। इससे नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे कॉपी पे मैंने बना रखा है आप लोग को समझाने के लिए। कुछ इस प्रकार से आपका यह डायग्राम रहता है आपका मूविंग आयरन टाइप में अट्रैक्शन टाइप का। तो दोस्त, इस डायग्राम को आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसको देखेंगे दोस्त, यहाँ पे एक क्या है, कॉइल लगी हुई है। एक क्या है, एक आपकी कॉइल लगी हुई है। ये क्या है दोस्त, एक कॉइल लगी हुई है और यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया गया है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, आपकी पिछले वीडियो में जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और लोहे के आकर्षण की दिशा, कहने का मतलब ये क्या है, अंडाकार लोहे का टुकड़ा लगाया जाता है और यह सीधे सीधे किससे, पॉइंटर से कनेक्ट होता है। और पॉइंटर यहाँ पे जो स्केल पे रीडिंग दे रहा है वो अपना देता रहता है। जब इस कॉइल में क्या दिया जाता है, करंट दिया जाता है, जितनी अधिक करंट देंगे वो इतना ही इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उतना ही इसमें मैग्नेट मैग्नेट का गुण आएगा। और जितनी ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी उतना ही आप ये क्या करेगा, लोहे के जो आपका ये लोहे का
पिंड है या फिर लोहे का कह सकते हैं टुकड़ा है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जितना ही अट्रैक्ट करेगा उतना ही पॉइंटर इस साइड पे डिफ्लेक्ट करेगा, उतना ही आपका डिफ्लेक्शन होगा। और डैम्पिंग को कम करने के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया गया है, जिसके अंदर पिस्टन होता है और वायुदाब को कम ज़्यादा करके ये क्या करता है, वाइब्रेशन को कम करता है पॉइंटर में से। सारी चीज़ों को आपको डिस्कस किया गया है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है EIM के नेम से, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के नेम से, वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि एक कॉइल का यूज किया जाता है और यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा होता है। दोस्त यहाँ पे देखिए, ये लोहे का टुकड़ा होता है, अंडाकार होता है ये। जब ये कॉइल को जितना ज़्यादा ये करंट लेगा या फिर वोल्टेज होगा तो ये क्या करेगा, एनर्जाइज हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक सर्किट की तरह व्यवहार करेगा और ये इसमें मैग्नेट का गुण आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इस कॉइल में मैग्नेट का गुण आ जाएगा। ये एक है कॉइल जिसका एन और यस नॉर्थ और साउथ पोल इसके दिखाए गए हैं आपको डायग्राम में। और ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। जितना ही ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक का गुण होगा उतने ही ज़्यादा इसका क्या होगा, लोहे के कण को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जितना ही अट्रैक्ट करेगा उतना ही पॉइंटर में आपका डिफ्लेक्शन होगा। फिर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा और आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगी और यहाँ पे स्केल पे रीडिंग आपको मिल पाएगी। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से कॉपी में अपने बना लेना है। मैं सारी चीज़ों को आपको दिखा दे रहा हूँ, जूम को भी कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए, तभी सभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये क्या है, कॉइल है, ये लोहे का टुकड़ा है, ये पॉइंटर है और ये आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए चैम्बर बनाया गया है। और ये दोस्त आपका स्पिंडल है और यहाँ पे ये स्केल आपको दिखाया गया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। तो सारी चीज़ों को आपको दिखाया गया है। इसके कंस्ट्रक्शन में आपको यही लिखना है कि इसमें एक कॉइल का यूज किया जाता है तथा इसमें एक अंडाकार लोहे का टुकड़ा होता है जो कि पॉइंटर के साथ जुड़ा होता है। और जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होती है तो लोहे का टुकड़ा आकर्षित होता है कॉइल की ओर, जिससे पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है। और इसमें डैम्पिंग को कम करने के लिए, डैम्पिंग टॉर्क को कम करने के लिए, वाइब्रेशन को कम करने के लिए पॉइंटर में से एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। यही सब सारी चीज़ें लिखनी है इसकी वर्किंग में भी और इसके कंस्ट्रक्शन में भी। चलिए देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को, हम देख लेते हैं, तब आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आएगी। देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा है अट्रैक्शन टाइप का, आप लोग देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इसको अपने कॉपी पेन लेकर बैठे दोस्त, इसको सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते चलिए अपनी कॉपी में। इसमें क्या लिखना है, इस उपयंत्र में एक स्थिर कुंडली होती है जो आपको बताया कि फिक्स कॉइल होती है, तथा एक अंडाकार लोहे का टुकड़ा इस प्रकार फिक्स रहता है कि वह कुंडली के भीतर या बाहर घूम सके। देखिए दोस्त, या फिर कुंडली की ओर आकर्षित होगा या फिर प्रतिकर्षित होगा, लेकिन जब कॉइल कुंडली में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनता रहेगा तो वो क्या होता है दोस्त, आपका कॉइल की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। और ये पॉइंटर के साथ जुड़ा रहता है जो कैलिब्रेटेड स्केल पर चलता है। कहने का मतलब है जो आपको स्केल यहाँ पे दिखाया गया था, इस प्रकार से आपका पॉइंटर जुड़ा था, यहाँ पे लोहे का टुकड़ा था और यहाँ पे आपका क्या था, कॉइल था, यहाँ पे आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए चैम्बर दिखाया गया था। तो यही कैलिब्रेटेड स्केल की बात की जा रही है प्यारे साथियों। दोस्त यहाँ पे अब देखिए इतना पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इस उपयंत्र में ग्रेविटी कंट्रोल उपयोग में लाया जाता है तथा डैम्पिंग के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अट्रैक्शन टाइप में आपके कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में ग्रेविटी कंट्रोल, यहाँ पे याद रखिए ग्रेविटी कंट्रोल, और आपको ग्रेविटी कंट्रोल और आपके डैम्पिंग के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है प्यारे साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके अगले पॉइंट को हम देखते हैं। इस डायग्राम को भी बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। दोस्त आगे बढ़ते हैं और यह इंस्ट्रूमेंट जो होता है दोस्त आपके AC और DC दोनों सप्लाई पे क्या करता है, वर्क करता है। तो यह इंस्ट्रूमेंट आपके AC सप्लाई हो या फिर DC सप्लाई, दोनों के लिए क्या करता है, कार्य करता रहता है। तो AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों ही सिस्टम में, दोनों ही प्रणालियों में कार्य करता है। इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसकी वर्किंग में क्या लिखना है दोस्तों, इसकी कंस्ट्रक्शन को मैंने बता दिया कि इसमें एक कॉइल होता है तथा इसमें अंडा का लोहे का टुकड़ा इस प्रकार फिक्स रहता है कि यह कॉइल के अंदर और बाहर घूम सके, या फिर इसकी तरफ जा सके या फिर इससे दूर जा सके, दोनों ओर घूम सकता है। तथा यह जो लोहे का टुकड़ा होता है पॉइंटर से भी जुड़ा होता है। पॉइंटर वह होता है जो कैलिब्रेटेड स्केल पर रीडिंग को, मेजर्ड वैल्यू को, मापी गई राशि को शो करता है, वही आपका पॉइंटर होता है। तथा इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में ग्रेविटी कंट्रोल तथा डैम्पिंग टॉर्क के रूप में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। और यह जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग अट्रैक्शन टाइप जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप जो होता है इंस्ट्रूमेंट, यह AC और DC दोनों ही प्रणालियों पर कार्य करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ पे देखते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे क्या लिखना है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देख लेते हैं। जब कोई मापी जाने वाली धारा या मापी जाने वाली वोल्टता के समानुपाती धारा कॉइल में प्रवाहित होती है
क्योंकि दोस्त जब इसमें बताया ना आपको, जब इस कॉइल को क्या करते हैं, कनेक्ट किया जाता है, आपके अमीटर हो या फिर वोल्टमीटर दोनों में ही हो सकता है, तो या फिर करंट यहाँ से कनेक्ट करेंगे या फिर वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ। तो ये क्या है, एक प्रकार से कॉइल है, एक प्रकार से ये कॉइल है। जब इसको कनेक्ट करते हैं दोस्त, तो ये कॉइल क्या होता है, इस कॉइल में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसके अंदर इसके चुंबक का गुड़ा जाता है इस कॉइल में। और ये लोहे का टुकड़ा है, तो आप लोग जानते हैं लोहे के टुकड़े को चुंबक क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो जैसे ही आकर्षित करेगा तो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और पॉइंटर क्या करेगा, आपको रीडिंग शो करेगा अपने कैलिब्रेटेड स्केल पे। इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे दोस्त, यहाँ पे सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो क्या लिखा है, जब कोई मापी जाने वाली धारा या मापी जाने वाली वोल्टता के समानुपाती धारा कॉइल में प्रवाहित होती है, तो इसके अक्ष के साथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वही बताया दोस्त कि आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके कॉइल में। तो वहीं से क्या होता है, आपका जब ये होता है तो जो आयरन डिस्क लगा होता है, लोहे का टुकड़ा लगा होता है, जो आयरन डिस्क को अट्रैक्ट करता है, क्या लिखा है, आयरन डिस्क को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है अपनी ओर। तो इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, जिसके फलस्वरूप चलतंत्र पर डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। जो पॉइंटर होता है दोस्त उसमें आपको क्या होता है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, विक्षेपण देखने को मिलता है, जिससे पॉइंटर में विक्षेप होने लगता है। यह विक्षेप कॉइल की दी गई करंट पर निर्भर करता है। लेकिन जितना आपका कॉइल में करंट दिया जाएगा उतना ही आपका अट्रैक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा पॉइंटर में आपके डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं यह करंट पर निर्भर करता है कि कितना करंट आपके कॉइल को दिया जा रहा है लोड के द्वारा। और इसमें कंट्रोलिंग टावर के रूप में ग्रेविटी कंट्रोल तथा डैम्पिंग टावर के रूप में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। आपको एयर फ्रिक्शन चैम्बर भी दिखाया गया। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोग याद करेंगे, सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे, तो आपको और ही ईजी होगा चीज़ों को समझने में। बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कुछ नहीं है दोस्त, आपको एक कॉइल लेना है, आयरन डिस्क लेना है, उसको आयरन डिस्क को पॉइंटर से कनेक्ट करना है तथा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करना है। जब कॉइल को करंट दी जाएगी या फिर वोल्टता दिया जाएगा करंट के समानुपाती, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और आयरन डिस्क को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जितना ही ज़्यादा करंट दिया जाएगा उतना ही तेजी से अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा पॉइंटर में आपके डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। यही बस आपका सिंपल सा रूल है इसका। अब इसके इक्वेशन को देख लेते हैं। जो इसमें डैम्पिंग टॉर्क होता है और विक्षेपण टॉर्क कह सकते हैं आपका होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है वो होता है टी डी इक्वल टू, इस समीकरण को आप लोग को याद रखना है। क्या कौन सा समीकरण बताया दोस्तों, इस समीकरण को आपको याद रखना है, टी डी इक्वल टू के वन इंटू आई स्क्वायर इंटू साइन ब्रैकेट में अल्फा प्लस थीटा। इस इक्वेशन को आप लोग लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, और इस इक्वेशन को भी लर्न कर लेंगे, क्योंकि जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो आपके एंगल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे K2 क्या आ जाता है, कांस्टेंट ले लेते हैं कि स्थिरांक ले लेते हैं। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा दोस्त, आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होना चाहिए। तो वही लिखा गया है कि एट बैलेंस कंडीशन, यहाँ पे एट बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टी डी इज इक्वल टू टी सी हो जाएगा, टी डी इज इक्वल टू टी सी हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं, दोनों को बैलेंस करेंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे यूज में लेंगे, तो टी डी इज इक्वल टू टी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से निष्कर्ष निकलेगा, थीटा प्रोपोर्शनल आई का स्क्वायर। यहाँ पे जब करेंगे इसको इक्वल, तो यहाँ पे थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आएगा। सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे और अपने से समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। और यहाँ पे रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है दोस्त, इसमें दो कच्चे लोहे के टुकड़े एक ही चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिसमें एक फिक्स्ड होता है तथा एक कीलित धुरा से जुड़ा होता है। देखिए दोस्त, इसमें क्या होता है, दो क्या होता है, लोहे के टुकड़े होते हैं। इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए एयर फ्रिक्शन के लिए यहाँ इस प्रकार से चैम्बर बनाया गया है। एक होता है फिक्स्ड आयरन इसमें होता है, और एक होता है मूविंग आयरन। इसीलिए मूविंग आयरन के कारण इसे मूविंग आयरन टाइप में ही रखा गया है। लेकिन यह क्या करता है, रिपल्सन टाइप में क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, दो कच्चे लोहे के टुकड़े होते हैं, जिसमें से एक आयरन फिक्स होता है और एक चलित होता है। और यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल का यूज किया गया है। और ये क्या होता है दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंटर लगा हुआ है और स्केल पे रीडिंग दे रहा है। तो सारी चीज़ें आपके सामने ही मेंशन की गई हैं, तो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और यह क्या होता है, कीलित रहता है, जो स्केल पर पाठ्यांक देता है, रीडिंग देता है। तो रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ये रिपल्सन के बेसिस पे कार्य करता है। मतलब कि वहाँ पे देखिए अट्रैक्शन टाइप में लोहे की डिस्क को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था कॉइल, और वहाँ पॉइंटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था, और वो करंट के समानुपाती था। उसका जो एंगल था करंट के स्क्वायर के समानुपाती था।
और यहाँ पे क्या होता है, इसमें दो कच्चे लोहे के टुकड़े एक ही चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जिसमें से एक फिक्स रहता है तथा एक किलित धुरी से जुड़ा रहता है। जैसे किलित धुरी से जुड़ा होने का मतलब देखिए, एक फिक्स रहता है और एक किलित धुरी से जुड़ा होता है। देखिए जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये क्या करता है, मूवेबल होता है, मूव करता है। तब इन दोनों के बीच, इन्हीं दोनों आयरन पीसेस के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, जिसके फलस्वरूप आपका क्या होता है, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है और आपको कैलिब्रेटेड स्केल पर क्या होता है, पाठ्यांक देता है, रीडिंग देता है जो मूवेबल होता है। और यहाँ पे पॉइंट में लिखेंगे, मूविंग आयरन पर इंडिकेटर कीलित होता है। आपको पहले ही बताया कि एक पॉइंटर का होता है, लगा होता है, जो स्केल पर पाठ्यांक देता है, जो स्केल पर रीडिंग देता रहता है। इसमें डैम्पिंग टॉर्क को कम करने के लिए यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। दोनों में ही एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला आपका डैम्पिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया गया है। देख सकते हैं आपका एयर फ्रिक्शन चैम्बर बनाया गया है, यहीं पे सारी चीज़ों को आपको किया जा रहा है। और आपके कंट्रोलिंग टावर के रूप में स्प्रिंग कंट्रोल का यूज किया गया है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देख लेते हैं, इस डायग्राम को बना लेंगे और इससे इन सारी चीज़ों को आपको नोट कर लेना है अपने कॉपी में। नोट जरूर से जरूर बना लीजिएगा दोस्त, तभी आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी आपके माइंड में। दोस्त इसको हम देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका जो आपका रिपल्सन टाइप होता है। तो जब यहाँ पे लिखा है, जब मीटर को सर्किट से जोड़ा जाता है, जब मीटर को सर्किट से जोड़ा जाता है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, आपके लोड से कनेक्ट कर देंगे आपके मीटर को, मीटर हो या वोल्टमीटर, तो उसमें करंट तो फ्लो करेगा ही, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दोनों लोहे के टुकड़े कुंडली के एक ही चुंबकीय क्षेत्र में रखे होते हैं। दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपका लोहे का टुकड़ा है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। देखिए जो आपका लोहे का टुकड़ा है, एक है आपका आयरन, मूविंग आयरन टाइप, और एक है आपका फिक्स्ड आयरन कॉइल, और एक है आपका मूविंग आयरन कॉइल। दोनों एक ही चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे रखे हुए हैं। तब एक ही चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण इनके मध्य क्या होता है, रिपल्सन बल लगता है। मतलब कि ये एक दूसरे को रिपल करते हैं और उसी रिपल के फलस्वरूप आपके पॉइंटर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन आता है और यहाँ पे स्केल पे आपको रीडिंग मिल पाती है। तो चलिए अब इसको वर्किंग को देख लेते हैं। तो वर्किंग में यही लिखा हुआ है कि एक ही चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं, जिसके कारण दोनों टुकड़ों में समान चुंबकीय क्षेत्र होने के बाद इनके मध्य रिपल्सन होता है। इन चीज़ों को याद रखेंगे कि क्या होता है, इनके मध्य रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन बल लगता है, जिसके कारण चल लौह विक्षेपित होता है। कहने का मतलब है जो पॉइंटर होता है विक्षेपित होता है, अर्थात उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है। और इस प्रकार से मूविंग आयरन से इंडिकेटर जुड़ा रहता है। आपको देता है कि मूविंग आयरन से इंडिकेटर कनेक्ट होता है, जो क्या होता है, कैलिब्रेटेड स्केल पर या फिर कह सकते हैं स्केल पर पाठ्यांक प्राप्त होता है, रीडिंग मिलता रहता है। और इसके भी इक्वेशन को देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से है। जो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है दोस्त, जो इसका डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो होता है टी डी इक्वल टू के वन इंटू आई का स्क्वायर, ये इसको याद रखेंगे। और कंट्रोलिंग टावर क्या होता है, कंट्रोलिंग टावर को टीसी से डिनोट किया जाता है, जबकि आपके डिफ्लेक्शन टावर को टीडी से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों को याद रखेंगे। तो यहाँ पे टीसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा K2 इंटू थीटा हो जाएगा, पहले ही आपको बताया गया है। तो यहाँ पे इसको भी हाईलाइटेड कर देते हैं हम, तो आपको सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी। और यहाँ पे बैलेंस कंडीशन के मैंने बताया कि पॉइंटर कब बैलेंस कंडीशन पे होगा, जब उसके पे लगाया गया बल जो होता है, टॉर्क जो होता है टीडी और टीसी जब आपस में बराबर होंगे, जो कि विपरीत दिशा में टीसी लगता है, दोनों बराबर होंगे तभी बैलेंस कंडीशन कहलाएगा। तो उसी बैलेंस कंडीशन के लिए जब आप नियम लगाएंगे तो आपका जो आएगा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आएगा। दोनों ही कंडीशन में यही आ रहा है। तो इस चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे। बैलेंस कंडीशन को आपको याद रखना है कि बैलेंस कंडीशन को जब हटाएंगे तो आपका K1, और देखिए यहाँ पे K1 और K2 तो क्या है, दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे K2 होगा, यहाँ पे दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। तो जो थीटा हो जाएगा वो सीधे सीधे समानुपाती हो जाएगा करंट के, कॉइल में दी गई करंट के स्क्वायर के। तो इस प्रकार से इस समीकरण को भी आपको लिख देना है यदि पेपर में आपके आता है। और इस प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और यदि आपको ग्रेविटी कंट्रोलिंग देखना है, तब यहाँ पे क्या होता है, K2 इक्वल टू साइन थीटा, तब भी यहाँ पे साइन थीटा के टर्म में लिया जाता है और वहाँ पे साइन थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर ही आएगा। तो इतनी सी सारी चीज़ें इस वीडियो में देखना था दोस्त। तो आशा करता हूँ आपने सारी चीज़ों को नोट कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।